दोस्तों आगे वीडियो में आप प्रशांत किशोर को गोदी एंकर रूबिका लियाकत की शानदार धुलाई करते हुए देखेंगे। रूबिका लियाकत वही गोदी एंकर है जिसे राहुल गांधी ने भरी सभा में मोदी की चमची कहा था। आज उसी रूबिका लियाकत को प्रशांत किशोर ने बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज किया है। बिहार में प्रशांत किशोर जन स्वराज नाम से अभियान चला रहे हैं जिसे वो बहुत जल्दी एक राजनीतिक पार्टी का रूप देने वाले हैं। रूबिका ने उनसे उनकी पार्टी को लेकर कई सवाल पूछे जिसके प्रशांत किशोर ने जवाब दिए, लेकिन गोदी एंकर प्रशांत किशोर से जो सुनना चाहती थी शायद प्रशांत किशोर वो बोल नहीं रहे थे, तो गोदी ने प्रशांत किशोर से एक ऐसा सवाल पूछा जिसके बाद प्रशांत किशोर ने मैडम को जवाब देते हुए धोना शुरू कर दिया। वीडियो के आखिर में प्रशांत किशोर ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर बीजेपी और गोदी मीडिया को गजब शानदार तरह से धोया है। वीडियो का वह हिस्सा जरूर देखिएगा। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। उस जमाने में भी आपको पता है कि प्रेसिडेंटशिप के लिए 10 तरीके की बहुत कंट्रोवर्सीज थी कि भाई नेहरू को बनाया गया, पटेल जी को नहीं बनाया गया, कांग्रेस का नेतृत्व सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, पूरी CWC का चुनाव होता था और हर साल होता था। हाँ, वो होता उसमें क्या फिर यहाँ भी हो सकता है? तो उसमें बस अब ये सवाल ये है ना कि कोई तो चेहरा नहीं भाई, कोई भी आ सकता है। आप ये बताइए कि कांग्रेस के कितने प्रेसिडेंट के चेहरे को आप जानती हैं? नेहरू तो 2 ही बार रहे होंगे प्रेसिडेंट, बोस 1 बार रहे होंगे, पटेल 1 बार 2 बार रहे होंगे। मतलब इसके अलावा कांग्रेस में 50 लोग उस समय अलग अलग क्षेत्र से लोग, अलग अलग प्रतिभा के लोग चुनकर उसका अध्यक्ष बने। लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस बदल गई। अब बदल गई तो, लेकिन हम जो जनसुराज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग प्रेरित उससे हैं, उस मॉडल से हैं। उस चीज को फिर से पुनर्जीवित करना है। आपको लगता है वो हो जाएगा? भाई लगता नहीं है तो मैं कर क्यों रहा हूं? आपने खुद ही कहा कि प्रशांत किशोर इतने होशियार आदमी है कि बिना सोचे समझे नहीं करेंगे। अगर एकदम मॉडर्न हिसाब से इसको मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं, हालांकि आम आदमी पार्टी भी इसी तरीके से आई थी ना। नहीं, आम आदमी पार्टी, ये आपकी पार्टी, आम आदमी की पार्टी। आम आदमी पार्टी 2-3 जो मूल फर्क है वो समझिए। पहले तो वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। हम लोग आंदोलन से निकले हुए नहीं हैं। जनसुराज आंदोलन से नहीं निकल रहा है, ये समाज के जन जागरण, समाज की जागृति के जरिए निकल रहा है। दूसरा, इसमें कोई ऐसा समूह नहीं है जो ये कह रहा है कि मुझे मालूम है, मैं इसको कर दूंगा, मैं 10 व्यक्ति वो हूं जो सबसे अच्छा हूं, मेरे पास फॉर्मूला है कि कैसे इसको ठीक करना है। मैं अपने हर भाषण में कहता हूं कि एक प्रशांत छोड़ो, अगर 10 प्रशांत किशोर आएगा तब भी स्थिति नहीं सुधरेगी, तुमको सुधरना है। तो ये बिहार के लोग इसको मिलकर बना रहे हैं। कुछ समानता किसी एक स्तर पर, 1-2 स्तर पर, वो तो फिर भाजपा से भी हो सकती है, वो कांग्रेस से भी हो सकती है, TMC से भी हो सकती है, द्रविड़ियन आंदोलन से भी हो सकता है। बिहार, आप माने कि ना माने, जातिवाद यहाँ हमेशा सत्ता में काबिज रहा है। और सिर्फ यहीं की बात नहीं, मैं कह रही हूँ पैन इंडिया आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां जातियों की बातचीत हो ही जाती है। मंडल, कमंडल, कोयरी, कुर्मी, अति पिछड़ा, MY, इन सब के बीच पांडे जी के बेटे क्या कर लेंगे? पहली बात तो आपने अच्छा किया कि माना कि सिर्फ जाति बिहार में नहीं। देखिए, जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, पूरे देश में है। और अगर आप राजनीतिक जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको समाज के अन्य विषयों की तरह जाति की भी समझ होनी चाहिए। बिना जाति के समझ के आप राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन जातियों को समझना, समझ के उसको, उसका राजनीतिक समायोजन करना एक बात है, और जाति की राजनीति करना वो दूसरी बात है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाना चाहिए वो ये है कि क्या बिहार में जातियों की भूमिका उत्तर प्रदेश या कर्नाटक या गुजरात या आंध्रा से ज़्यादा है या कम है? मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। जितना जातियों का प्रभाव उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, उतना बिहार में है। अब लोग कहेंगे नहीं, ये तो भैया ऐसा नहीं है। तो आप ये बताइए, बिहार में भाजपा को वोट पड़ा है? भाजपा को नहीं वोट पड़ा है। लोग बताएंगे कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है। तो मोदी जी के जाति के आपने बहुत सब अभी गिना है, कोयरी, कुर्मी, अति पिछड़ा, जितना आपको याद आया। तो ये मुझे बताइए कि मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? और अगर मोदी जी के जाति के लोग बिहार में रहते नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि बिहार का हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है, तो मोदी जी को वोट दिया किसने? ये बता दीजिए आप मुझे। आपने मुझे कहा पांडे जी के लड़के, तो नीतीश कुमार तो जिस समाज से आते हैं उसको यहाँ पर कुर्मी कहा जाता है। तो कुर्मी समाज की संख्या बिहार में कितनी ज्यादा है? अगर आप सिर्फ नंबर के हिसाब से देखिएगा तो अगर आप ब्राह्मणों की संख्या जोड़ें तो कुर्मियों से ज्यादा है बिहार में। तो अगर कोई कुर्मी समाज का आदमी बिहार को लीड कर सकता है तो कोई ब्राह्मण, कोई कुशवाहा, कोई नोनिया, कोई सहनी, कोई मुसहर, कोई पासवान क्यों नहीं कर सकता है? एक मिनट रुकिए, बात पूरी समझ लीजिए। ये जो लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि अगर आपकी जाति की संख्या नहीं होगी तो आप कैसे चुनाव लड़ोगे, कैसे जीतोगे? तो भाई नीतीश कुमार की जाति की संख्या कितनी है? नहीं, पर जाति की संख्या, पीछे जाति की संख्या की बात समीकरण बनाने की बात है। हाँ, आप सवर्ण हैं। सुन लीजिए, आप सवर्ण हैं। और कहाँ संविधान में लिखा है? कहीं नहीं लिखा है कि सवर्ण, नहीं कहीं नहीं लिखा है। एक मिनट, आप ये कहाँ संविधान में लिखा है कि सवर्ण राजनीति नहीं कर सकता है या कोई राजनीतिक प्रयास नहीं कर सकता है? मैं तो लालू जी का सम्मान करा रहा हूँ कि भाई लालू जी ने गरीब और पिछड़ों को आवाज दिया है कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ। लोग कहते हैं दिया है। मैं कहता हूँ भाई नीतीश के राज में तुमको बिजली मिला है कि नहीं? हाँ मिला है, बताते। मैं कह रहा हूँ भाई मोदी ने तुम्हारे लिए मंदिर बनवा दिया 4
4 किलो अनाज बांट रहे हैं, उसके लिए हाथ उठाओ, लोग उठाते हैं। लेकिन इन लोगों ने तुम्हारे बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई नहीं किया। और लोग, ये लोग दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी तुम हो, क्योंकि तुम्हें रोजगार पढ़ाई चाहिए नहीं। तुम खाली मंदिर मस्जिद और 4 किलो अनाज पर अपना वोट बेचोगे तो तुम्हारा यही दशा होगा। अच्छा, वोट बेचने खरीदने से पैसे का भी ध्यान आ गया। ये कब आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे मैं पैसा लेके इतने लोगों को मैंने जिताया है। तो अगर आप ये समझते हैं कि प्रशांत किशोर ने 10 साल में इस देश में बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताया है या जिताने में मदद की है, तो पैसा उन्हीं लोगों से या उनके मददगारों से ले रहे हैं जिनकी मदद हमने पिछले 10 साल में की है, जिनको पता है कि जैसे आपने कहा कि प्रशांत किशोर अगर काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा होगा या कुछ सोच समझ के कर रहा होगा। पैसा उनसे मांग रहे हैं और ये अभियान के लिए मांग रहे हैं। इसमें कोई इतना बड़ा भी खर्चा नहीं है तो कि पैसा इकट्ठा न किया जा सके। पर तो प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी क्या है? मतलब राष्ट्रवादी है कि सेंट्रिस्ट है कि लेफ्टिस्ट है, क्या विचारधारा है? प्रशांत किशोर की जन स्वराज की आइडियोलॉजी जो आजादी से पहले कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी, करीब करीब वही आइडियोलॉजी आज के कॉन्टेक्स्ट में आप मान सकते हैं। सिर्फ इसमें गांधी का चेहरा नहीं लगा हुआ है। जो बातें भी कांग्रेस स्टूड फॉर इन आइडियोलॉजिकल टर्म्स बिफोर इंडिपेंडेंस, वी स्टैंड फॉर, बाय एंड लार्ज वी स्टैंड फॉर दैट। लेकिन चाहे वो ग्राम स्वराज की बात हो, वो समाजवाद की बात हो, समानता की बात हो, इक्वालिटी की बात हो, अंग्रेजी में अगर कहें तो लेफ्ट ऑफ सेंटर की पोजिशनिंग हो, मूलतः उसी बात को फिर से पुनर्जीवित करने, सिर्फ पुनर्जीवित करना ऑर्गेनाइजेशनल बात नहीं है, उस विचारधारा को पुनर्जीवित करने की बात है जिसमें लोकतंत्र, समानता, समाजवाद, ग्राम की प्रधानता, उस चीज को फिर। आपको लगता है ये तीनों पार्टियां जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये कभी परिवार मुक्त हो पाएंगे? कांग्रेस, चलिए एक एक करके, कांग्रेस कभी परिवार मुक्त हो पाएगी? नहीं, आज की जो कांग्रेस है उसमें परिवार का, गांधी परिवार का उनका कंट्रीब्यूशन भी है और उनका प्रभाव भी है। उससे वो बिल्कुल अलग, उस परिवार से अलग होकर आज की कांग्रेस की परिकल्पना करना करीब करीब असंभव है। टाइम से आप उनको फॉलो भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं एज एन एक लीडर के तौर पर, नरेंद्र मोदी को। कुछ बदलाव आपको दिखा है, कोई परिवर्तन आपको दिखा है? देखिए, एक परिवर्तन जो है, जो कि हम लोग सामान्यतः ध्यान नहीं देते हैं, वो है एज का। हाँ, मतलब आपके घर में आपकी माँ हैं, आपके दादाजी हैं, वो 10 वर्ष में आप उनको देखेंगे तो उनकी क्षमता में फ़र्क आपको दिखता है कि पहले 70 के थे तो मेरी दादी एकदम एक्टिव थी और अब 80 की हो गई तो अब थोड़ा एक्टिव नहीं है। या अपने माँ बाप के लिए भी हम लोग देखते हैं, नेताओं के लिए हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। पर्सन, एक सिटीजन होने के नाते आपको क्या लगता है? अगर सबकी कानून वो लागू होना चाहिए जो देश के सभी वर्गों को मान्य हो। बात सिर्फ यूसीसी की नहीं है, चाहे सीए हो या यूसीसी हो या वक्फ बोर्ड का भी मामला चल रहा है। मतलब आप जबरदस्ती, दिक्कत यह है कि आप जबरदस्ती मत थोपिए किसी पर। उन समाज के लोगों को भी तो, जिनके लिए कानून आप बना रहे हैं, जिनके ट्रिपल तलाक, जिन महिलाओं के भले की आप बात करने का दावा कर रहे हैं, उन महिलाओं से आपने बातचीत किया नहीं और जबरदस्ती का उसका ठेका ले लिया अपने सर पर। तो आपको लगता है कि ये दूरी और हो गई है मुसलमानों और मोदी के बीच में, या ये कभी पट भी पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी आसानी से पटने वाली है। इसलिए नहीं कि कोई ये यूसीसी का मामला है या वक्फ बोर्ड का मामला है, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है और कहीं ना कहीं भाजपा भी ये दूरी को रखना ही चाहती है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो भाजपा भी ये दूरी बना के रखना चाहती है क्योंकि उनको हिंदुओं को बताना है कि हम इनके विरोध में, हिंदुओं के उस सेक्शन को वो अपीज कर रहे हैं जो कि एंटी मुस्लिम बात सुनना चाहता है या एंटी मुस्लिम बात करना चाहता है। तो कोई ऐसी पार्टी जो इन दोनों को साथ लेकर चल रही है? क्योंकि कांग्रेस पे यह आरोप लगता है कि एंटी हिंदुत्व जा रही है। देखिए, कौन ऐसी पार्टी है, नहीं है वो बात। इस देश में हिंदू मुसलमान साथ में ही रह रहे हैं और आज से नहीं रह रहे हैं। वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ओनली आफ्टर इंडोनेशिया वी आर द सेकंड लार्जेस्ट। कुछ दिन में शायद फर्स्ट भी हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी कौम को आप बिल्कुल साइडलाइन करके नहीं चल सकते हैं। आप कांग्रेस हैं, भाजपा हैं, कोई भी हैं, आपको दोनों को मिलाकर चलना ही पड़ेगा। वैचारिक खींचतान लड़ाई तो चलती रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को ये थोड़ा जरूर भय है इस सरकार को लेकर, मुस्लिम समाज में भय है और उसके लिए वो भय क्यों है, इस पर विवाद करने के बजाय सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। चूंकि आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं, आप ऊपर हैं, तो आपको वो एक्स्ट्रा, यू हैव टू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप टू गिव कॉन्फिडेंस टू द कम्युनिटी कि आपकी भी उतनी ही सरकार है, आपका भी देश उतना ही है, आपके भले की भी उतनी ही बात सोची जा रही है जितने समाज के अन्य वर्गों। तो वो जो ये कहते हैं कि सारी कल्याणकारी योजनाएं अगर अब्दुल के घर पहुंच रही है या ये कहिए आनंद के घर पहुंच रही है तो अब्दुल के घर भी, वो ठीक है। मुसलमान को उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। मुसलमानों को ऑब्जेक्शन इस पर है कि जब आप वक्फ बोर्ड पर अमेंडमेंट करते हो तो उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हो। मुसलमानों को ऑब्जेक्शन इस पर है कि आप सीए एनआरसी ला रहे हो तो उसको एक सिर्फ मुस्लिम को उसमें से हटा रहे हो। मतलब सीए एनआरसी का आप कानून लाते हैं लेकिन उसमें सिर्फ मुस्लिम कुछ हटा दिया, वो गलत। कोई मुस्लिम समाज का आदमी लिंच किया जाता है और उस पर आप स्टेटमेंट नहीं देते हो, तब मुसलमानों को दिक्कत है, उससे दिक्कत है। ऐसा नहीं कि पीछे के राज्यों में कभी मुसलमानों के साथ कोई गलती नहीं हुई है, दंगे नहीं हुए, लोग मरे नहीं, लेकिन खाना पूर्ति के लिए ही सही, कम से कम सरकार में होने के नाते आपको बोलना तो है। जब सरकार उस पर बोलती नहीं है या जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो दिखते हैं सरकार के बड़े नेताओं के साथ,
तो फिर समाज का डरना या उसका शक करना वो लाजमी है। वो ये कहते हैं विनेबिलिटी है नहीं, काम कितना भी कर लीजिए वोट मिलता नहीं है। देखिए वोट तो किसी भी पार्टी किसी दल को 100% तो मिल नहीं सकता है। जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया या आज़ाद कराने का दावा करते हैं, वो भी जब चुनाव हुआ उनको 100% वोट तो मिला नहीं। तो जब आप चुनाव लड़ते हैं तो यू गेट वोट ऑफ ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बट व्हेन यू आर इन द पावर, व्हेन यू रूल फॉर द होल, नॉट फॉर द पार्ट्स। और इसी बात को तो वाजपेयी जी ने कहा, भाजपा के नेता ही नहीं कहा कि भाई राजा के लिए प्रजा के बीच में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। राजधर्म की जो बात वो एक लाइन अभी तक बताई चलाई जाती है, यही तो कहा कि भाई राजा के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता है। जब राजा चुना जा रहा है तो स्वाभाविक है कोई आपके पक्ष में होगा, कोई भी पक्ष में होगा, हर आदमी तो आपके पीछे नहीं होगा। लेकिन एक बार जब आप राजा चुन लिए गए तो फिर आपकी जिम्मेवारी है कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं।